नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की बात कर रहे हैं जिसने 1990 के दशक में बिहार में काफी हलचल मचाई थी और बाद में भी सालों तक इस पर बहस होती रही। न्याय, पावर, पॉलिटिक्स, इनके जो उलझे हुए रिश्ते हैं उन पर। जी, ये चंपा बिस्वास मामला है, काफी चर्चित रहा ये। हाँ, और हमारे पास इस पर जानकारी कई जगह से है। कुछ पुराने न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, केस की समरीज हैं। हमारा इरादा है कि इस बेहद कह सकते हैं संवेदनशील और मल्टीलेयर्ड मामले को थोड़ा खोल कर देखें। बिल्कुल, आरोपों को समझें, उस समय का माहौल कैसा था वो जानने की कोशिश करें। और कानूनी प्रक्रिया कैसे चली और आखिर में इसका असर क्या रहा, क्या सवाल पीछे रह गए। ये कहानी है एक आईएएस अफसर के परिवार की, कुछ पावरफुल पॉलिटिकल लोगों की, बहुत ही गंभीर आरोपों की और इंसाफ के लिए एक लंबी लड़ाई की। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। कौन थे ये लोग? चंपा बिस्वास और उनके पति बीबी बिस्वास, वो 1982 बैच के आईएएस अधिकारी थे, सीनियर अफसर। हाँ, और ये बात भी अहम है कि वो दलित समुदाय से आते थे। राइट। साल था 1995। उनका ट्रांसफर पटना हुआ। उन्हें बेली रोड पर, जो काफी जानी मानी जगह है पटना में, सरकारी बंगला मिला। और यहीं से कहानी के दूसरे किरदार सामने आते हैं। उनके ठीक बगल वाले फ्लैट में वहां रहती थी हेमलता यादव। हेमलता यादव, ये कौन थी? वो उस समय आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल की विधायक थीं और स्टेट सोशल वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड की चेयरपर्सन भी। काफी प्रभावशाली थी। ओके, विधायक और चेयरपर्सन। जी, और उनके साथ उनके बेटे रहते थे, मृत्युंजय यादव उर्फ बबलू यादव। अच्छा, तो ये पड़ोसी थे। यहीं से सब शुरू हुआ जो आरोप लगे। हाँ, आरोपों के मुताबिक कहानी यहीं से शुरू होती है। पहली घटना की तारीख बताई जाती है 7 सितंबर 1995। क्या हुआ था इस दिन आरोपों के अनुसार? आरोप ये है कि हेमलता यादव ने चंपा बिस्वास को किसी घर के काम के बहाने अपने फ्लैट पर बुलाया। और जब चंपा जी वहां गईं तो आरोप है कि उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया और वहां हेमलता के बेटे मृत्युंजय ने कथित तौर पर पहली बार उनके साथ बलात्कार किया। ओहो, और हेमलता यादव पर क्या आरोप था इसमें? आरोप था कि उन्होंने न सिर्फ इसमें मदद की, एक तरह से फंसाया, बल्कि बाद में धमकी भी दी। धमकी किस बात की? कि अगर चंपा ने किसी को बताया तो उनके परिवार को, पति और बच्चों को बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी आरोप लगा कि ब्लैकमेल करने के लिए उनकी नग्न तस्वीरें खींची गईं। तस्वीरें भी खींची गई ब्लैकमेल के लिए? जी, ये सब आरोपों का हिस्सा था। ये दिखाता है कि आरोप कितने सुनियोजित और डरावने थे। और ये सिर्फ एक बार की घटना थी या? नहीं, यही तो बात और गंभीर हो जाती है। आरोपों के मुताबिक ये सिलसिला रुका नहीं, अगले 2 साल तक। 2 साल? 1995 से 1997 तक? हाँ, लगभग। आरोप है कि मृत्युंजय यादव और उसके कुछ साथी बिस्वास परिवार के घर में, उनके सरकारी आवास में जबरन घुस आते थे और बार-बार हमले करते थे। उनके घर में घुसकर 2 साल तक? ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और जो बात इसे और भी भयावह बनाती है वो ये कि आरोपों के दायरे में सिर्फ चंपा बिस्वास नहीं थी। और कौन था? कहा गया कि इस दौरान चंपा की माँ, उनकी भाभी, सिस्टर इन लॉ, यहाँ तक कि उनकी एक भतीजी जो उनके साथ रहती थी, और घर में काम करने वाली 2 नौकरानियां, उन सब को भी कथित तौर पे निशाना बनाया गया। सबको? माँ, भाभी, भतीजी, नौकरानियां? हाँ, ये आरोप थे। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात, वो भतीजी और वो दोनों नौकरानियां बाद में लापता हो गईं। लापता हो गईं? गायब? हाँ, रहस्यमयी तरीके से गायब हो गईं। उनका आज तक कुछ पता नहीं चला। ये तो बहुत ही डरावना है। 3 लोग गायब हो गए और चंपा बिस्वास पर इसका क्या असर हुआ? उन्होंने अपने बयानों में बताया कि इस लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से वो इतनी टूट गई थीं कि उन्हें गर्भपात करवाना पड़ा और बाद में उन्होंने नसबंदी भी करा ली, स्टरलाइजेशन। ये दिखाता है कि वो किस दौर से गुजरी होंगी। बिल्कुल। अब इन आरोपों को, इनकी गंभीरता को समझने के लिए हमें थोड़ा उस समय की बिहार के माहौल को भी देखना होगा। 1990 का दशक। हाँ, वो दौर लालू प्रसाद यादव का शासनकाल था। आरजेडी की सरकार थी। जी, और उस दौर को खासकर जो उनके आलोचक थे वो अक्सर जंगल राज कहते थे। हाँ, ये शब्द काफी इस्तेमाल होता था। ये बेसिकली एक तरह का कमेंट था उस समय की कथित कानून व्यवस्था की स्थिति पर, बढ़ते अपराध, राजनीतिक संरक्षण वगैरह। अब ये एक राजनीतिक जुमला है,
लेकिन उस वक्त के माहौल पर एक टिप्पणी तो थी ही। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल उठता है जो आपने भी कहा कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर का परिवार अगर वो भी सेफ नहीं था, जैसा कि आरोप है, तो आम आदमी का क्या होता होगा? सही बात है, और हुआ भी यही जैसा सूत्रों में बताया गया है। जुलाई 1997 में बीबी बिस्वास यानी चंपा के पति, उन्हें इन कथित हमलों के बारे में पता चला। अच्छा, उन्हें देर से पता चला? ऐसा लगता है। और जब पता चला तो उन्होंने अपने सीनियर्स से, दूसरे आईएएस अफसरों से मदद मांगी, लेकिन आरोप यह है कि किसी ने मदद नहीं की। उनकी बात अनसुनी कर दी गई। एक आईएएस अफसर की बात अनसुनी कर दी गई, ये तो अजीब है। हाँ, ये चौंकाता है और सत्ता के कथित गलत इस्तेमाल की तरफ इशारा करता है, जैसा आरोप लगाने वालों का कहना था। और फिर ये भी आरोप है कि चंपा बिस्वास ने खुद हिम्मत करके सीधे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से मिलने की कोशिश की। वो सीएम से मिलने की कोशिश की, लेकिन कथित तौर पर उन्हें सलाह दी गई कि मामला रफा दफा कर दो, छोड़ दो। ओह, मतलब ऊपर से भी मदद नहीं मिली? आरोपों के मुताबिक नहीं। इसके बाद अगस्त से नवंबर 1997 के बीच उन्होंने बिहार पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कई बार कोशिश की, पर कहते हैं कि कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई। हर दरवाजा बंद होता जा रहा था, ऐसा लग रहा है। ऐसा ही आरोप लगाया गया। फिर आखिरकार उन्होंने विपक्ष का दरवाजा खटखटाया। वो बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी से मिली। सुशील मोदी, जो बाद में डिप्टी सीएम भी बने बिहार के? जी, वही। उस समय वो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। उन्होंने इस मामले को उठाया, अगस्त 1997 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसे पब्लिक कर दिया। यहीं से ये मामला सबकी नजरों में आया। हाँ, यहीं से ये नेशनल न्यूज बन गया। सुशील मोदी का वो बयान बहुत कोट किया जाता है। उन्होंने कहा था, ये दिखाता है कि सम्मानित और प्रभावशाली परिवारों की महिलाएं भी आरजेडी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कितनी लाचार हैं, जो जानते हैं कि वो कुछ भी करके बच निकल सकते हैं। ये तो सीधा सीधा राजनीतिक हमला था आरजेडी पर। बिल्कुल, लेकिन इस सब के बावजूद आरोप है कि हमले रुके नहीं। वो नवंबर 1997 तक चलते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी? हाँ, आरोपों के अनुसार इसके बाद ही बिस्वास परिवार इतना डर गया कि वो पटना छोड़कर दिल्ली आ गए, अपनी जान बचाने के लिए। दिल्ली आने के बाद कुछ हुआ कानूनी तौर पे? हाँ, दिल्ली आने के बाद ही थोड़ी हरकत हुई। 1998 में चंपा बिस्वास ने बिहार के जो तत्कालीन राज्यपाल थे, उन्हें एक लंबा पत्र लिखा, पूरा ब्यौरा दिया। राज्यपाल कौन थे उस समय, कुछ नाम पता है? स्रोतों में थोड़ा फर्क है। कुछ जगह सुंदर सिंह भंडारी का नाम है, कुछ जगह ए.के. किदवई का। पर राज्यपाल को पत्र लिखा गया था, उसमें उन लापता रिश्तेदारों का भी जिक्र था। और बयान वगैरह? बयान उन्होंने दिल्ली में ही दिया, 19 अगस्त 1998 को। उनका कहना था कि बिहार में डर का माहौल है, वो वहां बयान नहीं दे सकती। ये लॉजिकल लगता है। फिर मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC तक भी पहुंचा और राज्यपाल के दखल के बाद फाइनली 22 अगस्त 1998 को पटना के सचिवालय थाने में FIR दर्ज हुई। पी मृत्युंजय यादव उर्फ बबलू यादव, उसे 26 अगस्त 1998 को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसकी मां हेमलता यादव? उन्होंने कुछ समय बाद सरेंडर कर दिया। लेकिन एक बात और, मामले में 4 और लोग भी आरोपी बनाए गए थे, एक पुरुष, 3 महिलाएं। उनका क्या हुआ? वो कभी गिरफ्तार नहीं हुए, आज तक फरार बताए जाते हैं। अच्छा, 4 लोग अभी भी फरार हैं। और लालू प्रसाद यादव का नाम जो शुरू में उछला था, उसका क्या हुआ? हाँ, नाम आया था शुरू में, लेकिन जांच एजेंसियों ने कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, तो चार्जशीट में उनका नाम नहीं डाला गया। ओके, तो अब मामला कोर्ट पहुंचा, मुकदमा चला होगा? जी, पटना की निचली अदालत में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज की कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। अभियोजन पक्ष मतलब प्रोसिक्यूशन ने चंपा बिस्वास का बहुत डिटेल्ड और इमोशनल बयान रिकॉर्ड करवाया। सबूत था DNA टेस्ट, कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ था, और रिपोर्ट आई कि उसने कथित तौर पर मृत्युंजय यादव की इन्वॉल्वमेंट को कंफर्म किया। DNA टेस्ट ने कंफर्म किया, ये तो बहुत बड़ा एविडेंस माना जाता है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए ट्रायल के दौरान मृत्युंजय और हेमलता यादव की जमानत याचिकाएं बार-बार खारिज हुईं, नीचे की कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। वो काफी समय जेल में रहे। और फिर आया फैसला? कब आया? फैसला आया 27 फरवरी 2002 को। निचली अदालत ने दोनों को दोषी पाया, मृत्युंजय को भी और हेमलता यादव को भी। दोनों को दोषी पाया? ये तो एक तरह से जीत थी प्रोसिक्यूशन के लिए। हाँ, उस समय इसे एक बड़ा फैसला माना गया था। सजा क्या दी गई? सजा का ऐलान हुआ 6 मार्च 2002 को। मृत्युंजय यादव को 10 साल का कठोर कारावास, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, साथ में 6 महीने की एक्स्ट्रा सजा भी।
और हेमलता यादव को? उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई अपराध में मदद करने के लिए, लेकिन वो फैसले के बाद रिहा हो गईं। रिहा क्यों हो गई? सजा तो हुई थी। क्योंकि वो विचाराधीन कैदी के तौर पर, मतलब अंडर ट्रायल प्रिजनर के तौर पर पहले ही 3 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुकी थीं। अच्छा, ये बात है। और वो जो SC/ST एक्ट वाला एंगल था, क्योंकि बीबी बिस्वास दलित समुदाय से थे, हाँ, वो चार्ज भी लगाया गया था। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत। लेकिन कोर्ट ने दोनों आरोपियों को इस एक्ट के चार्जेस से बरी कर दिया। क्यों बरी किया? इसका कोई कारण बताया? फैसले में इसके कारण स्पष्ट रूप से पब्लिक डोमेन में नहीं बताए गए हैं, पर उन्हें इस एक्ट से बरी कर दिया गया था। और इसी दौरान 2002 में ही एक और दुखद घटना हुई थी शायद। हाँ, बहुत दुखद। इसी मुकदमे के दौरान चंपा बिस्वास के पति IAS अफसर बीबी बिस्वास, उनका निधन हो गया। वो तब झारखंड में पोस्टेड थे। ओह, तो वो अपनी पत्नी के लिए लड़ी जा रही लड़ाई का अंत नहीं देख पाए। नहीं, उनकी मौत ने मामले को और दुखद बना दिया। तो निचली अदालत से सजा हो गई, मुख्य आरोपी को 10 साल की सजा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। इसके बाद अपील हुई। कहाँ अपील हुई? दोषियों ने, मृत्युंजय और हेमलता यादव ने, पटना हाईकोर्ट में अपील फाइल की निचली अदालत के फैसले के खिलाफ। और क्या उन्हें इस दौरान जमानत मिल गई थी? हाँ, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि अपील के दौरान या शायद उससे कुछ पहले ही उन्हें जमानत मिल गई थी। जमानत कब मिली, इस पर थोड़ी अलग अलग जानकारी है। कोई 2002 कहता है, कोई 2011 के आसपास, पर वो बाहर आ गए थे। और फिर हाई कोर्ट का फैसला आया, और वो शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस केस का। बिल्कुल। 21 मई 2010 को पटना हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया और उसने सबको हैरान कर दिया। क्या फैसला था? हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया और मृत्युंजय यादव और हेमलता यादव दोनों को सभी आरोपों से बरी कर दिया, एक्विट कर दिया। बरी कर दिया? पूरी तरह से? जी हाँ, पूरी तरह से। ये फैसला 2010 का है, पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 2012 में सामने आया। शायद पब्लिकेशन में देर हुई हो। लेकिन ये हुआ कैसे? मतलब निचली अदालत ने दोषी पाया था, DNA एविडेंस था, 35 गवाह थे। हाईकोर्ट ने बरी करने का क्या आधार बताया, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। हाईकोर्ट के फैसले के जो मुख्य आधार बताए जाते हैं, उनमें 3-4 बातें प्रमुख थीं। क्या क्या? पहला, FIR दर्ज कराने में जो करीब 2 साल की देरी हुई थी, उस पे हाईकोर्ट ने सवाल उठाया। कहा कि इतनी देरी क्यों हुई? इसे अभियोजन पक्ष की कहानी पर शक करने का एक कारण माना गया। लेकिन इस देरी का कारण तो वो डर और धमकियां बताई गई थी, और ये कि पुलिस ने शुरू में कथित तौर पर सुना नहीं। हाँ, ये तर्क अभियोजन पक्ष ने जरूर दिया होगा, लेकिन हाईकोर्ट ने शायद इसे पर्याप्त नहीं माना। देरी को एक बड़ा पॉइंट बनाया गया। ओके, और दूसरा पॉइंट? दूसरा, कोर्ट ने चंपा बिस्वास की नसबंदी, मतलब स्टेरिलाइजेशन को लेकर भी कुछ सवाल उठाए। अब इसका केस से सीधा कनेक्शन कैसे बनाया गया, ये बहुत क्लियर नहीं है, पर इसे भी मेंशन किया गया। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, हाई कोर्ट ने बचाव पक्ष यानी डिफेंस की दलीलों को काफी वजन दिया। डिफेंस ने क्या दलीलें दी थी? डिफेंस ने 2 मुख्य बातें रखी। एक, कि ये मामला रेप का नहीं बल्कि आपसी सहमति से बने रिश्ते का था, कंसेंशुअल रिलेशन था, जो बाद में बिगड़ गया। अच्छा, ये दलील दी गई। जी। और दूसरी दलील ये दी कि ये पूरा केस असल में बीबी बिस्वास ने गढ़ा था। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ कोई करप्शन की जांच चल रही थी और उससे ध्यान हटाने या बचने के लिए उन्होंने झूठे आरोप लगवाए। ओह, मतलब ये मोटिव बताया गया। हाँ, ये डिफेंस का तर्क था और हाईकोर्ट ने इन दलीलों को बरी करने के कारणों में शामिल किया। तो बेसिकली हाईकोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन अपना केस बिना किसी शक के साबित नहीं कर पाया और डिफेंस की थ्योरी ज्यादा विश्वसनीय लगी। संक्षेप में यही मतलब निकलता है। नतीजा ये हुआ कि दोनों आरोपी मृत्युंजय और हेमलता यादव बरी हो गए, जेल से रिहा कर दिए गए। और अब वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? उपलब्ध जानकारी के अनुसार वो आजादी से रह रहे हैं। उन पर कोई कानूनी रोक टोक नहीं है। ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। एक कोर्ट कहती है दोषी, सजा देती है, दूसरी कोर्ट कहती है निर्दोष, बरी कर देती है। DNA सबूत का क्या हुआ फिर? ये सवाल बहुत लोगों ने उठाया कि DNA जैसे साइंटिफिक एविडेंस को हाई कोर्ट ने कैसे इंटरप्रेट किया या क्यों उसे उतना वजन नहीं दिया। ये न्यायिक प्रक्रिया के जटिलता को दिखाता है। और यहीं पर वो पूरा कॉन्टेक्स्ट फिर से सामने आता है, वो जंगल राज वाली बहस। बिल्कुल।
आरजेडी के जो विरोधी थे वो इस केस को हमेशा से एक उदाहरण की तरह पेश करते रहे कि देखो कैसे सत्ता का गलत इस्तेमाल होता था, कैसे कानून का डर नहीं था। सुशील मोदी का बयान इसी लाइन पर था। लेकिन आरजेडी का या आरोपियों का भी तो अपना पक्ष रहा होगा, बरी होने के बाद या पहले भी। उनका हमेशा यही कहना था कि ये सब राजनीति से प्रेरित है, लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। जैसा हमने पहले जिक्र किया, आरजेडी के एक नेता मोहम्मद नेमतुल्लाह ने तो खुलकर बचाव किया था, कहा था कि मैं परिवार को जानता हूं, लड़का ऐसा नहीं कर सकता। तो ये मामला मतलब दो ध्रुवों में बांटा हुआ है। एक तरफ वो लोग जो इसे अन्याय और सत्ता के दमन का प्रतीक मानते हैं, और दूसरी तरफ वो जो हाईकोर्ट के फैसले के बाद मानते हैं कि आरोप झूठे थे या कम से कम साबित नहीं हो पाए। और इस सब में चंपा बिश्वास का क्या हुआ, जिनके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी है? उन्हें बिहार सरकार ने कुछ मुआवजा दिया था, 7 लाख रुपए, और अनुकंपा के आधार पर एक नौकरी भी दी थी। नौकरी वो कर रही हैं? बताया जाता है कि वो अब पब्लिक लाइफ से पूरी तरह दूर है, कोलकाता में रहती हैं, गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। और वो लोग जो लापता हो गए थे, उनकी भतीजी और 2 नौकरानियां, ये इस कहानी का सबसे दर्दनाक और अनसुलझा हिस्सा है। उनका क्या हुआ, वो कहाँ है, ये आज तक एक मिस्ट्री है। कोई क्लोजर नहीं मिला इस पर। कोई जांच नहीं हुई इस पर अलग से। अगर हुई भी तो कोई नतीजा सामने नहीं आया। वो सवाल आज भी वहीं का वहीं है। और राजनीतिक तौर पर क्या ये मामला अब भी इस्तेमाल होता है? हाँ, अक्सर बिहार की पॉलिटिक्स में, खासकर जब चुनाव आते हैं तो ये मामला फिर से उठ जाता है। आरजेडी के विरोधी इसे याद दिलाते हैं, उस दौर को जंगल राज कहकर हमला करते हैं। तो इसकी एक पॉलिटिकल लाइफ अभी भी है। अगर हम इस पूरे केस से कुछ बड़े सबक निकालने की कोशिश करें तो वो क्या होंगे? ये सिर्फ एक केस की कहानी तो नहीं लगती। बिल्कुल नहीं, ये कई गहरे सवाल खड़े करता है। पहला, जो सर्वाइवर्स होते हैं सेक्सुअल वायलेंस के, उन्हें जस्टिस कैसे मिले, खास पर जब आरोपी बहुत पावरफुल हो, उनका प्रोटेक्शन कैसे हो। दूसरा, हमारी न्याय व्यवस्था पर राजनीतिक असर का सवाल, क्या वो पूरी तरह इम्यून है इससे। तीसरा, इंस्टीट्यूशनल फेलियर, कैसे एक आईएएस अफसर का परिवार भी, जैसा कि आरोप है, मदद के लिए भटकता रहा। सही। और चौथा, ये कड़वी सच्चाई कि शायद ताकतवर लोगों के खिलाफ इंसाफ पाना आज भी बहुत मुश्किल हो सकता है, चाहे आरोप कितने भी गंभीर क्यों ना हो। तो हमने कोशिश की इस बहुत ही उलझे हुए मामले की अलग अलग परतों को देखने की। वो भयानक आरोप, वो लंबी कानूनी लड़ाई, एक कोर्ट का कन्विक्शन, दूसरे का एक्विटल, वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड और वो अनसुलझे सवाल जो आज भी हैं, खासकर उन लापता लोगों के बारे में। जी, और अंत में अदालत का फैसला चाहे जो भी आया, बरी करने का ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है। पावर, जेंडर, कास्ट, क्योंकि बीबी बिस्वास की पृष्ठभूमि भी इसमें एक फैक्टर थी, और हमारा जस्टिस सिस्टम, इनके बीच का जो कॉम्प्लेक्स रिश्ता है, क्या प्रक्रिया फेयर थी, क्या सच सामने आ पाया, ये सवाल बने रहते हैं। और शायद एक बड़ा सवाल ये भी है कि समाज के जो ताकतवर लोग हैं, जब उन पर ऐसे गंभीर आरोप लगते हैं तो उनसे कैसे निपटा जाए, किस तरह की जांच हो, कैसी प्रक्रिया हो कि न्याय होता हुआ दिखे भी और सिस्टम में लोगों का भरोसा भी कायम रहे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें लगातार सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।